नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सरोजनी नायडू जी जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं, उनकी एक बहुत ही आइकॉनिक पोयम को डिस्कस करने वाले हैं। पोयम का टाइटल है द बर्ड ऑफ टाइम, जो उनकी 1912 की कलेक्शन का टाइटल ट्रैक भी है। इससे पहले कि हम पोयम की गहराइयों में उतरे, चलिए समझते हैं इस मास्टरपीस का कंटेक्स्ट। दोस्तों किसी भी आर्ट को समझने के लिए उसके आर्टिस्ट, उसके कलाकार और उसके दौर को समझना बहुत जरूरी होता है। सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 1879 में हुआ था। वो एक ऐसे परिवार से थी जहां साइंस और पोएट्री का एक अनोखा संगम था, एक अनोखा मिश्रण था। उनके पिता अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय एक साइंटिस्ट और फिलोसोफर थे जो एल्केमी यानी पारस पत्थर की खोज में दिलचस्पी रखते थे। वहीं उनकी मदर वरदा सुंदरी देवी बंगाली में बहुत खूबसूरत लिरिक्स लिखती थी। सरोजनी बचपन से ही एक प्रोडिजी थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने मद्रास का मार्टिकुलेशन एग्जाम टॉप किया, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड गई। वहां उनकी मुलाकात हुई मशहूर क्रिटिक एडमंड गॉस से। शुरुआत में सरोजनी वहां एक इंग्लिश पोएट जैसे टेनिसन और शेली को इमिटेट कर रही थी। वो रॉबिन्स और स्काइलर्स के बारे में बात कर रही थी जो इंडिया में होते ही नहीं थे। गॉस ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी। उन्होंने कहा ये इंग्लिश क्लासिक्स की नकल बंद करो। अगर तुम्हें एक असली पोएट बनना है तो इंडिया की मिट्टी की खुशबू को अपनी शायरी के अंदर लेकर आओ। दक्कन के फूलों को, मंदिरों और वहां के लोगों के जज्बात को बयान करो। सरोजनी ने इस एडवाइस को इतनी गंभीरता से लिया कि उनका पूरा राइटिंग स्टाइल ही बदल गया। वो अपनी राइटिंग के अंदर अपनी धरती से जुड़े हुए वर्ड्स को, इंडियननेस को, हिंदुस्तानी स्टाइल को यूज करने लगी। और द रीजन बीइंग उनको बोला जाता है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं स्पेसिफिक बुक की। द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग 1912 में लंदन और न्यूयॉर्क में पब्लिश हुई थी। ये उनका सेकंड मेजर पोएट्री कलेक्शन था। ये बुक इसलिए भी खास है क्योंकि ये सरोजनी नायडू जी के पुराने गर्लिश इकास्टेसी यानी बचपने वाली खुशी से निकलकर एक ग्रेवर म्यूजिक यानी गंभीर संगीत की तरफ बढ़ने का निशान है। इस दौर तक उन्होंने काफी दर्द और फिजिकल सफरिंग भी देखी थी, और वो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो चुकी थी। बुक को 4 हिस्सों में बांटा गया है: सॉन्ग्स ऑफ लव एंड डेथ, सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग टाइम, इंडियन फोक सॉन्ग्स, सॉन्ग ऑफ लाइफ। इस कलेक्शन का टाइटल द बर्ड ऑफ टाइम दरअसल एक बहुत पुरानी पर्शियन पोयम द रुबैयत ऑफ उमर खैयम से इंस्पायर होकर रखा गया है, जहां वक्त को एक उड़ते हुए परिंदे की तरह दिखाया गया था। तो ये था हमारा कंटेक्स्ट, एक ऐसी पोएट जो इंग्लिश लैंग्वेज का जरिया बनाकर इंडिया की आत्मा की आवाज बनती। अब वक्त है इस कलेक्शन की सबसे खूबसूरत और गहरी पोयम, इसकी टाइटल पोयम द बर्ड ऑफ टाइम की गहराइयों में उतरने का। हम इस पोयम को स्टैंजा बाय स्टैंजा, लाइन बाय लाइन समझेंगे। ये पोयम एक एपोस्ट्रोफ है, यानी पोएट यहाँ वक्त को पर्सोनिफाई करके एक परिंदे के रूप में उससे मुखातिब हो रही है, उससे क्वेश्चन कर रही है और वो जवाब भी दे रहा है। पोयम की शुरुआत एक बहुत ही रिफ्रेशिंग इमेज से होती है: ओ बर्ड ऑफ टाइम ऑन योर फ्रूटफुल बो। यहाँ नायडू वक्त को एक परिंदा कह रही है जो एक फ्रूटफुल बो यानी फलों से लदी हुई टहनी पर बैठा है। अक्सर हम वक्त को एक चोर या दुश्मन मानते हैं जो सब कुछ छीन लेता है, लेकिन सरोजनी इसे एबंडेंस यानी बरकत और ग्रोथ का जरिया मानती है। वॉट आर द सॉन्ग्स यू सिंग, वो उस परिंदे से एक सवाल पूछती है कि तुम्हारे संगीत का कंटेक्स्ट क्या है, तुम जिंदगी के कौन से गाने सुना रहे हो। सॉन्ग्स ऑफ द ग्लोरी एंड ग्लैडनेस ऑफ लाइफ, परिंदा अपने रिपोर्टर शुरू करता है जिंदगी की जीत, कामयाबी और खुशी से जो हमें जिंदा रहने में मिलती है, उसके गीत वो गा रहा है। ऑफ पॉइगनेंट सॉरो एंड पैशनेट स्ट्राइफ, लेकिन जिंदगी सिर्फ खुशी की नहीं है। सरोजनी ड्युअलिटी दिखाती है: पॉइगनेंट सॉरो यानी वो गहरा दर्द, और पैशनेट स्ट्राइफ यानी वो जुनूनी संघर्ष जो हर इंसान की मॉर्टल जर्नी का हिस्सा है। एंड द लिल्टिंग जॉय ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी बसंत नायडू जी की पोएट्री में एक रिकरिंग मोटिफ है जो रिन्यूअल और वाइटैलिटी को दर्शाता है। ऑफ होप दैट सोज फॉर द ईयर्स अनबॉर्न, होप यानी उम्मीद को यहाँ खेती की तरह दिखाया गया है। हम आज उम्मीद के बीज बोते हैं उन सालों के लिए जो कभी आए नहीं। ये एक एक्ट ऑफ फेथ है जो हमारी उम्र से भी बड़ा है। एंड फेथ दैट ड्रीम्स ऑफ टैरिंग मॉर्न, टैरिंग मॉर्न का मतलब है वो सुबह जो थोड़ी लेट हो गई है। ये लाइन परसेवरेंस दिखाती है कि चाहे सुबह होने में देर हो, फेथ हमें उस पर यकीन रखना सिखाता है।
द फ्रेग्नेंट पीस ऑफ द ट्वाइलाइट्स ब्रेथ। अब पोएट जिंदगी के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ती हैं। ट्वाइलाइट यानी शाम को वो फ्रेग्नेंट कहती है, जो बुढ़ापे या लाइफ के एंड में मिलने वाली सेरेनिटी को दर्शाता है। एंड द मिस्टिक साइलेंस दैट मेन कॉल डेथ। डेथ को यहाँ एक डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक मिस्टिक साइलेंस यानी एक रहस्यमय खामोशी कहा गया है। ये इंडियन फिलॉसफी को दर्शाता है, जहाँ मौत सिर्फ एक ट्रांजिशन है। सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या से हटकर कहाँ पर आती है, किस परिंदे ने ये संगीत कहाँ से सीखे हैं। ओ बर्ड ऑफ टाइम से वेयर डिड यू लर्न द चेंजिंग मेजर्स यू सिंग। मेजर्स का इस लाइन में मतलब म्यूजिकल रिदम भी है, और लाइफ के अलग अलग अनुभव भी, एक्सपीरियंसेस भी। पोएट इस कॉम्प्लेक्सिटी का सोर्स ढूंढ रही है इन ब्लोइंग फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग टाइड्स। टाइम ने ये सब नेचर की ताकत से सीखा है, जंगलों की हवाओं और समुंदर की लहरों से, जो क्योटिक होते हुए भी एक ऑर्डर में है। इन द हैप्पी लाफ्टर ऑफ न्यू मेड ब्राइड्स, खुशी के सुर उसे नए रिश्तों और इंसानी माइलस्टोन से मिले। दुल्हन की हंसी एक नए साइकिल की शुरुआत को दिखाता है यहाँ पर। एंड द नेस्ट ऑफ द न्यू बॉर्न स्प्रिंग, नेस्ट यानी घोंसले वल्नरेबिलिटी और ममता को दर्शाते हैं, जहां नया जीवन जन्म लेता है। इन द डॉन दैट थ्रिल्स टू अ मदर्स प्रेयर, ये लाइन दिखाती है कि सुबह की पहली किरण भी एक माँ की दुआ से थ्रिल महसूस करती है। ये कॉस्मिक कनेक्शन है इंसानी उम्मीद और कुदरत के बीच का। एंड द नाइट दैट शेल्टर्स अ हार्ट्स डिस्पेयर, दोपहर की रोशनी में शायद गम छुप ना सके, लेकिन रात तुमको एक पर्दा या रेफ्यूज देती है। डिस्पेयर यानी मायूसी को यहाँ एक प्राइवेट एक्सपीरियंस बताया गया है। इन द साई ऑफ पिटी द सॉब ऑफ इट, वक्त ने सब कुछ सुना है, चाहे वो दया की एक छोटी सी आह, एक साय हो, या फिर नफरत की दर्दनाक सिसकी यानी कि सौब हो। इसमें पूरा इमोशनल स्पेक्ट्रम कवर हो जाता है। एंड द प्राइड ऑफ अ सोल दैट हैज कॉन्कर्ड फेथ, पोयम खत्म एक बहुत ही पावरफुल नोट पर होती है। कॉन्कर फेट का मतलब है किस्मत की रुकावटों के बावजूद अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी को बनाए रखना। ये सरोजनी नायडू जी की अपनी लाइफ और फ्रीडम स्ट्रगल की रेजिलियंस को भी दर्शाता है। तो ये था इस पोयम का डिटेल्ड एनालिसिस। एक एक लफ्ज में सरोजनी नायडू जी ने एक जिंदगी और मौत के पूरे दर्शन को समेट लिया है। दोस्तों, अब जब हमने इस पोयम के एक एक वर्ड को डिकोड कर लिया है, तो चलिए थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। किसी भी महान कविता की असली खूबसूरती उसके थीम्स में होती है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, यानी उन विषयों में होती है जो पोएट हमें समझाना चाहती है इनडायरेक्टली। इस पोयम की आर्किटेक्चर कुछ मुख्य पिलर्स पर टिकी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा थीम है ड्युअलिटी का, यानी कि दोहरापन का, दोगलेपन का। सरोजिनी नायडू जी हमें बताती हैं कि वक्त कोई एक सुरा संगीत नहीं है, इसमें ग्लोरी और स्ट्राइफ दोनों है। वो कहती हैं कि जिंदगी को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें खुशी और दुख दोनों को अपनाना होगा। ये अपोजिट्स दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संगीत के अलग अलग मेजर्स हैं, अलग अलग सुर हैं। वेस्टर्न लिटरेचर में अक्सर वक्त को थ्राइफ यानी चोर की तरह दिखाया जाता है, जो जवानी चुरा लेता है। लेकिन सरोजनी नायडू जी का नजरिया बिल्कुल अलग है। उन्होंने फ्रूटफुल बो का इस्तेमाल करके वक्त को एक बेगिन यानी दयालु और जनरेटिव फोर्स बनाया है। वक्त सिर्फ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि वो होप के बीज बो रहा है, उन सालों के लिए जो कभी आए नहीं, उन ईयर्स के लिए जो अभी तक आए नहीं है, उनके लिए वो सीड सो कर रहा है, उनके लिए वो बीज बो रहा है। पोयम का एक बहुत ही लवेबल पहलू है कुदरत। वो बर्ड ऑफ टाइम अपने गाने किसी लाइब्रेरी से नहीं सीखता, बल्कि वो ब्लोइंग फॉरेस्ट और ब्रेकिंग टाइड से सीखता है। सरोजनी नायडू जी हमें दिखाती हैं कि इंसानी जज्बात और नेचर आपस में जुड़े हुए हैं। एक माँ की दुआ डॉन में महसूस होती है, और एक दिल की निराशा नाइट के अंधेरे में पनाह लेती है। पोयम की जो सबसे पावरफुल लाइन है, द प्राइड ऑफ अ सोल दैट हैज कॉन्कर्ड फेथ, वो उनका सबसे बड़ा मैसेज है। रेजिलियंस यानी हार ना मानने का जज्बा। नायडू जी ने खुद अपनी जिंदगी में बहुत बीमारी और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष देखा था। उनके लिए फेट यानी किस्मत सिर्फ एक रुकावट है, जिसे एक मजबूत सोल आसानी से पार कर सकती है। टेक्निकल साइड पर देखें तो नायडू जी की ये पोएट्री सेंसुअस है। वो ऐसे वर्ड्स यूज करती है जो हमारे सेंसेस को ट्रिगर करते हैं। हम फ्रेग्नेंट पीस को सूंघ सकते हैं, सॉब ऑफ हेट को सुन सकते हैं, और लिटलिंग जॉय को महसूस कर सकते हैं। उनका रिदम बिल्कुल किसी गाने की तरह फ्लो करता है, इसलिए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों, द बर्ड ऑफ टाइम सिर्फ एक चिड़िया की कहानी नहीं, ये हम सबकी कहानी है। ये पोयम हमें सिखाती है कि वक्त से डरना नहीं चाहिए। वक्त एक वॉन्डरर है जो चलता रहेगा, लेकिन उसकी हर एक मेजर में नया सबक छुपा होता है।
सरोजिनी नायडू ने 1912 के कलेक्शन के जरिए पूरी दुनिया को दिखाया था कि एक इंडियन पोएट इंग्लिश लैंग्वेज को कितनी खूबसूरती से अपनी मिट्टी की आवाज बना सकता है। उन्होंने मौत को मिस्टिक साइलेंस कहकर भी एक सुकून भरा अनुभव बना दिया, जो कि हिंदुस्तानी ट्रेडिशंस को बहुत ही गहराई से दिखाता है। आज भी ये पोयम उतनी ही रेलेवेंट है, क्योंकि ये हमें हर मुश्किल में प्राइड के साथ खड़ा होना सिखाती है। जब हम इस पोयम को पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ वर्ड्स नहीं पढ़ते, हम उस नाइटिंगेल की आवाज सुनते हैं जो आज भी आजादी, उम्मीद और हौसले के गीत गा रही है। उम्मीद है आपको सरोजिनी नायडू जी की ये पोयम द बर्ड ऑफ टाइम अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको इसका हर एक वर्ड क्लियर हो गया होगा और आपको इसके हिडन मीनिंग्स और प्रेजेंट डे रेलेवेंस भी समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इनसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस पोएम को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस।